प्रिय दर्शकगण, मैं डॉक्टर सिमल खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सूरत से आज आपको दिमाग को अपना दोस्त बनाकर कैसे अपन सफल जीवन जी सके उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हम हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज ए फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इसका मतलब है कि हेल्थ में आपका फिजिकल, मेंटल तीनों आयाम उसमें इंक्लूड हुए और तब आप एक हेल्थी पर्सन कहलाएंगे। अब मेंटल हेल्थ का मतलब है कि एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग with environment and to each other and get full happiness and effectiveness। इसका मतलब है कि मनुष्य का मेंटल हेल्थ वो है जब वो अपना अच्छे से आपस में सामंजस्य कर सके, आपस में खुद के लिए और दूसरों के साथ में सामंजस्य से अच्छा से व्यवहार वातावरण से अपने आप को अच्छे से उसके साथ सुख में जीवन जी सके, तो वो आदमी मेंटली हेल्थ कहलाएगा। मेंटल हेल्थ के लिए आपको नर्वस सिस्टम को समझना होता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनता है, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। अब ये समझने से हमको ये अपना दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग एक होता है कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, समझता है और तर्कपूर्ण निर्णय लेता है और जिसको अपन अपना डिसीजन मानते हैं। और दूसरा होता है एक सबकॉन्शियस माइंड है जो कि 95% काम वो कंट्रोल करता है, अपना जीवन का काम करता है। जैसे कि अपना सांस लेना है, हार्ट की धड़कन चलाना है, अपना डाइजेशन करना है, अपना ब्लड सर्कुलेशन करना है। तो सारे जो काम है वो सबकॉन्शियस माइंड के अंडर में होते हैं, और जिसमें अपन को मालूम ही नहीं पड़ता है कि सब काम चल रहे हैं, अपन को ध्यान में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन वो सब काम बिना रुके 24/7 चलता है, मतलब हमेशा चलता रहता है, वो कभी भी आराम नहीं करता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है, इसलिए उसको समझ के आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड जब होता है तब अपने विचार जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बीटा फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि 14 से 24 हर्ट्ज के बीच में होती है, और उस समय आदमी विचार और सोच के डिसीजन लेता है और एक तरह से राजा है। सारे कमांड सबकॉन्शियस माइंड जो कॉन्शियस माइंड देता है, फिर उससे जाकर सबकॉन्शियस माइंड समझता है। और सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसकी जो थिंकिंग जो वेव्स है ब्रेन की, उस समय नॉर्मली बीटा अल्फा वेव या चीटा वेव होती है। अल्फा वेव मतलब होता है कि 12 से 21, और जो थीटा वेव है वो आपकी जो होती है 8 टू 12 के बीच में, और फिर बाद में लास्ट में जब जो होता है डेल्टा वेव वो 0 to 4 के बीच में होता है। तो ये ब्रेन की वेव आपका विचार और आपका जो कामनेस है उसके हिसाब से वेव्स चलती है ब्रेन में। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अल्फा और बीटा जब थीटा वेव का होता है, उससे सबकॉन्शियस माइंड आपकी कोई भी चीज़ को आपकी समझ लेगा, और फिर आप अपने जीवन में उसको अब जो आपका ड्रीम है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो सबकॉन्शियस में बहुत पावर है, उसको अगर आपने प्रॉपर ट्रेन कर लिया और तो वो आपको ऐसे ऐसे परिस्थिति डेवलप करेगा कि आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो सकेगा। जैसे एग्जांपल में सबकॉन्शियस माइंड का, कि जैसे रात आपको कल सुबह ट्रेन पकड़नी है 5 बजे, और आपने 4 बजे का अलार्म लगाया, और आपने देखा होगा कि सुबह आप 4 बजे जो अलार्म बज रहा है उससे पहले आपकी नींद खुल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप सो रहे थे तो आपने सबकॉन्शियस माइंड को बोला कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और सबकॉन्शियस माइंड ने अपने प्रोग्राम के सुबह आपको जल्दी उठा दिया। मतलब सबकॉन्शियस माइंड को अपने सही टाइम पे अपने आपको जो भी ऑर्डर देंगे वो उसको फॉलो आपका करके आपको जो आपकी ड्रीम है, आपका जो इच्छा है वो पूरी कर देता है। इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके अपने एंशिएंट मतलब पूर्वज लोग जो जहाँ पर जब मेडिकल फैसिलिटी इतनी नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, इतना मेडिकल का सुविधा नहीं थी, तब वो लोग क्या करते थे कि इसी सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके, कि सबकॉन्शियस माइंड में उसमें आता है कि आपका फेथ, बिलीफ और सकारात्मक ऐसे विचार होंगे तो आप वो चीज़ पूरा करेंगे। तो उस समय क्या होता था, जब पेशेंट बीमार होता था तो परिवार वाले उसको है ना किसी पुजारी या धर्मगुरु या मौलवी उसके पास ले जाते थे। तो उनमें क्या उसमें उस जगह पे ले जाते जहाँ पर उनकी आस्था होती थी, और ऐसा बिलीफ होता था कि यहाँ पर जाने पर हम अच्छे हो जाएंगे। तो केवल वहाँ पर पुजारी करते क्या थे, केवल कुछ मंत्र पढ़ते थे या कोई ताबीज बांध देते थे, पर वो उसकी बिलीफ, जो पेशेंट था उसकी बिलीफ होती थी कि मैं इससे अच्छा आ जाऊँगा, वहाँ पर उसका सबकॉन्शियस माइंड है ना वो उसको अच्छा कर देता था। इसी तरह आजकल मॉडर्न साइंस में भी प्लेसिबो थेरेपी करके ट्रीट होता है। प्लेसिबो थेरेपी क्या होता है? प्लेसिबो थेरेपी में क्या होता है, हम एक पेशेंट को जो मेडिसिन दे रहे हैं और दूसरे पेशेंट को मेडिसिन के नाम केवल मीठी गोली दे रहे हैं, जो कि पर उसको मीठी गोली दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये आपको दवाई है जिससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और प्लेसिबो के कारण उसके मन में जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो सेल्फ बिलीव होता है, उसके हिसाब से वो
उस रिएक्शन अपने बॉडी में उसका सिचुएशन, अपना थिंकिंग पावर, उसके हिसाब से वो सबकॉन्शियस माइंड उस प्लेसिबो वाले पेशेंट में भी वही रिजल्ट और ट्रीटमेंट के असर आज नहीं देखते हैं कि उसको लगता है कि ये इसी दवाई है, इस दवाई से मैं ठीक हो रहा हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर प्रॉपर कॉन्फिडेंस हो गया, बिलीफ हो गया, और उसको वो कभी लॉजिक नहीं करता कि क्या है सही है गलत है, बस वो आपका कमांड को फॉलो करता है। तो वो अगर कमांड को उसको विश्वास दिया गया तो वो फॉलो करके आपका ड्रीम्स पूरा कर सकता है, जैसे कि प्लेसिबो थेरेपी में भी बहुत सारे मरीज ठीक होते हैं। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी पावर है, बस उसको आपको ट्रेन करना आना चाहिए। अब सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करें? ट्रेन करने के लिए टेक्निक्स है, जैसे एक तो ये कि सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा रिसेप्टिव हो तब आप उसको मैसेज देंगे, आप उसको सकारात्मक ऑर्डर देंगे, वो फुलफिल करेगा। तो सबसे जो रूटीन में देखा जाए तो एक तो आपका जो टाइम है, सब नींद में जाते हैं, रात को नींद में जाने से कुछ समय पहले का टाइम, या सुबह उठने के कुछ ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद कुछ समय का टाइम, जिस समय कि सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव ज़्यादा होता है, उस समय आप कोई भी देंगे उसको इन्फॉर्मेशन एफर्मेशन के रूप में, सकारात्मक वाक्य के रूप में, तो वो उसको ग्रहण करने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो जब बीटा वेव की जगह अल्फा और थीटा वेव रहेगी दिमाग में, तो उसकी कैपेसिटी ऑफ रिसेप्शन ज़्यादा होगी। तो उस समय का टाइम आपको यूज करना चाहिए। और एफर्मेशन क्या होता है? समथिंग पॉजिटिव सेंटेंस विच उसको ऐसा विश्वास होगा, बिलीव होता है कि ये सही है, ठीक है। तो जो सकारात्मक वर्ड जिस पर आपको बिलीफ है, वैसे वर्ड आपको उसको दिए जाएंगे तो फॉलो करेगा। क्योंकि जब और इस वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं? ऐसे वर्ड्स आपको एक तो सकारात्मक बनाने हैं, पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें आपका गोल है वो क्लियर होना चाहिए, जिससे वो कन्फ्यूजन नहीं हो, जिससे जल्दी रिजल्ट मिले, वर्ड और शॉर्ट होने चाहिए, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होना चाहिए। जैसे मैं हेल्थी हो रहा हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, इस तरह का विचार आने चाहिए, जिससे उसको लगे कि सच में ये चीज़ हो रही है और मैं कर रहा हूँ और इसका इफेक्ट आएगा। अब इसमें जैसे इसका एग्जांपल बताऊँ, इसमें क्या है, अपना रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम आरएस बोलते हैं, वो भी इन्वॉल्व होता है। आरएस क्या होता है? आरएस होता है अपना जो ब्रेन का नीचे का पार्ट होता है, जिसको पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा है, वहाँ से एफरेंस जाती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और मोटर कॉर्टेक्स के वहाँ पे जाके, और वो फिर अपने फुलफिल करता है। तो रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम एक तरह से अपना पहरेदार है। पहरेदार मतलब वो फिल्टर करता है कि कौन सी मैसेज आपको ब्रेन पे जाएगी, और फिर वो ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। तो आपको प्रॉपर रेटिकुलर सिस्टम के यहाँ पर जो मैसेज जाना है, जो आप एफर्मेशन बना रहे हो, जो आपको पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हो, वो ऐसे होने चाहिए जिससे कि वो एक्सेप्ट करे। क्योंकि रेटिकुलर सिस्टम आपके बिलीफ, आपके गोल, उसके ऊपर डिसीजन लेके फिर वो इसको उस मैसेज को जाने देगा। तो फिल्टर है, तो फिल्टर है ना जो मोस्ट क्रुशियल और इम्पोर्टेंट मैसेज होगा उसी को जाने देगा। क्योंकि पर डे अपना उसके मैसेज के पास 2 लाख मैसेज आते हैं पर सेकंड, और वो खाली अपना ब्रेन 40 से 50 मैसेज ही पर सेकंड प्रोग्राम कर सकता है। तो इतने सारे सेंसर में से वो फिल्टर करता है कि कौन से सेंसर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सर्वाइव के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी चीज़ को पाने के लिए, जो पॉजिटिव सेकंड है वो जो फिल्टर करेगा, आरएस डिसीजन करेगा उसे। आरएस का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको कोई कार खरीदनी, जैसे मुझे स्कोडा खरीदनी है, तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे स्कोडा खरीदनी है, मैं थोड़ी इसकी रिसर्च की। जैसे आजकल गूगल पे या आपने कुछ सर्च करते हैं, तो गूगल पे कुछ चीज़ सर्च है, थोड़ी देर बाद में देखा होगा आपके उससे रिलेटेड मैसेज आने लगेंगे, उसकी एडवर्टाइज आने लगेगी। इसी तरह जब आपने स्कोडा का सोचा कि खरीदनी है, ऐसे ही यहाँ पे जब आप रोड पे जाएंगे तो आपको स्कोडा ही दिखने लग जाएगी, आपको होर्डिंग दिखेगी, वहाँ पे भी स्कोडा की दिखेगी। इनडायरेक्टली वो गाड़ी अभी नहीं कि आज ही आई है, वो पहले से रोड पे थी, लेकिन उस समय आपका ध्यान नहीं जाता था। तो रेटिकुलर सिस्टम ऐसी सिचुएशन पैदा कर दे कि बार बार जो आपका गोल है, आपका जो चाहते हो, उसकी तरफ बार बार आपका ध्यान जाए, उस ऐसी सिचुएशन डेवलप करता है जिससे कि आप उस पर ध्यान दें, और फिर अगर आप उसी तरह ध्यान के साथ एक्शन भी कर लेंगे तो आपका जो गोल है वो फुलफिल होगा। इसी तरह दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन है वो एक इम्पोर्टेंट तरीका है जिससे कि आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हो और अपनी ड्रीम को पूरा कर सकते हो। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, मतलब अपना ब्रेन जो है ना, वो वर्ड्स की जगह फोटो, पिक्चर और ग्राफ, इस तरह की चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करता है, और या मेमोरी में जल्दी स्टेबल होती है। तो इसलिए वो आपको है ना इस तरह का विजुअलाइजेशन करना है कि विजुअलाइजेशन में करने के पहले आपको ये देखना है आपका गोल क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। फिर आपको गोल के बारे में पिक्चर बनानी है, अपनी मूवी खुद की पिक्चर बनानी है कि आपको जो गोल है वो आपको पूरा हो रहा है, और उसमें क्या क्या पूरा होने के बाद आपको कैसा फील आ रहा है। आपको इमोशंस भी डालने हैं, इमोशंस, और उस पिक्चर ऐसी लगनी चाहिए जो नेचुरल है और बिलीफ है, जिससे कि जो बिलीफ आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा कि तो वो सबकॉन्शियस माइंड वैसे कल्पना और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर सकता है, बस उसको प्रॉपर मैसेज जाएगा तो वो, और उस इमोशन के साथ जाएगा, तो वो हकीकत समझ के वो आपकी हकीकत को उसको फुलफिल करने के लिए इस तरह की सिचुएशन डेवलप बनाएगा। और
जब आप इस तरह के विजुअलाइजेशन करेंगे कि जो चीज़ चाहिए विजुअलाइजेशन में आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई जैसे मैं हेल्थी बनना चाहता हूँ वो है, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं जो आपकी विश है उसके हिसाब से आप विजुअलाइजेशन के लिए अपनी मूवी बनाएंगे और उसमें रियलिटी की एक्सपीरियंस करिए और रिपीटेडली करिए। देखो डिसिप्लिन से भी ज़्यादा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी आप रेगुलर करेंगे तो फिर उसको रिजल्ट मिलेगा। और पेशेंस भी रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य का एग्जाम्पल समझ सकते हो, जब एक किसान कोई चीज़ बीज बोता है तो वो ऐसा नहीं देखता कि यार इसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको कोई भी डाउटफुल होगी तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको डाइट नहीं पर फुल फेथ के साथ 100% फेथ के साथ उसको काम करना है। तो क्या होता है कि आप जो डाउट किया आपने कहा कि खेत में बीज डाला और बोला कि वापस खोद के दूसरे दिन देखे पेड़ बना भी, तो वो नहीं बनेगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और साथ में आप एक्शंस भी ले रहे हैं। आपका एनवायरमेंट भी ऐसा बदल रहे हैं। आप है ऐसा जो आप सोच रहे जैसे अमीर बनना चाहते हो तो उसके लिए अपनी मेहनत करो। हेल्थी बनना चाहते हो तो आप जैसे मैं साथ में एक्सरसाइज कर रहे हो, अपना डाइट में न्यूट्रिशनल डाइट ले रहे हो, तो उस तरह का आप एक्शन भी लेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस पर विश्वास करेगा। और आपका जो एफर्मेशन दे रहे हो कि मैं हेल्थी हो रहा हूँ और आपको इमोशंस के साथ दे रहे हो तो वो इसको फॉलो करेगा। और आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी हर ड्रीम्स पूरी कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है, पर आपको उसको प्रॉपर प्रोग्रामिंग करके अपना जो ड्रीम है वो पा सकते हो। और मैं आशा करता हूँ आप इसको फॉलो करके अपना ड्रीम को प्राप्त करेंगे। अब दूसरा है कि आज के ज़माने में इमोशनल प्रॉब्लम बहुत हो रही है। इमोशनल प्रॉब्लम्स आज इमोशन में जैसे कि झगड़े हो रहे हैं, आपका स्ट्रेस के कारण बहुत सारी साइकोसोमेटिक डिजीज़ें हो रही है। तो आपको ये चीज़ भी संबंध में दिमाग को समझ के अपने दोस्त मानकर उसको ये चीज़ें स्ट्रेस और गुस्सा इन दोनों चीज़ों से बचना है। तो स्ट्रेस स्ट्रेस एक नेचुरल फिनोमेना है जो सब में होता है और स्ट्रेस होना ज़रूरी भी है। स्ट्रेस अब इमोशंस होते क्या, इमोशंस होते हैं अपना इमोशन जो कंट्रोल होता है वो एक लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, ब्रेन के अंदर एमिगडाला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और हिप्पोकैम्पस ये एक तरह से लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं जो कि आपको इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। इमोशंस कैसे होते हैं, इमोशंस जैसे आपका ट्रस्ट है तो उसका अपोजिट चार मोस्ट होते हैं। जैसे सैड है, सैड का हैप्पी, जैसे ट्रस्ट है, डिस्ट्रेस है आपका, कोई पहले से सरप्राइज आ रही है तो एंटिसिपेशन है, फियर है तो एंगर है। इस तरह चार और चारों के ही अपोजिट पे है, उसके अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अलग तरह के इमोशंस होते हैं। और इमोशंस है ना उसको कंट्रोल जो है, और इमोशंस के साथ में अपना एक होता है जो स्ट्रेस है उसको आप एक तरह का इमोशन है जो आप टेंशन में आ रहे हैं और वो आने के मोस्टली कोई ट्रिगर होता है उसके हिसाब से आपका इमोशंस का स्ट्रेस बढ़ता है। अब स्ट्रेस को ऐसा समझ सकते हैं, स्ट्रेस है ना एक तरह से एक पेंडेमिक डिजीज हो गई। हर आदमी को स्ट्रेस के कारण बहुत सारी साइकोसोमेटिक डिजीज होती है। साइकोसोमेटिक डिजीज का मतलब होता है कि आपका दिमाग में स्ट्रेस और इमोशंस के कारण आपके शरीर में इस तरह के बदलाव आते हैं। जैसे कि आज डायबिटीज है, वो शुगर पेनक्रियाज काम नहीं कर वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में अगर स्ट्रेस रहेगा तो वो हीलिंग कंट्रोल भी नहीं होगा। और स्ट्रेस के कारण स्ट्रेस के कारण डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बहुत सारी जैसे इन्फ्लेमेबल बॉडी डिजीज है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस है, पीसीओडी है, बहुत सारी पूरी लिस्ट है कि बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज ये सारी स्ट्रेस के कारण हो रही है। और स्ट्रेस को अब आप है ना कोई कंट्रोल कैसे, स्ट्रेस का नुकसान कैसे होता है, एक्चुअली होता क्या है कि जब अपना एक होता है पिट्यूटरी एचपी एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, ये एक तरह से अपने शरीर में सिंपैथेटिक सिस्टम के थ्रू होता है। इसमें जब आपका एड्रेनलिन ग्लैंड्स के बाद जो हार्मोन्स जाते हैं, वो एड्रेनलिन हार्मोन जब स्ट्रेस आता है तो आपके शरीर में दो तरह के एड्रेनलिन ग्लैंड्स होती है किडनी के ऊपर दोनों साइड में, वहाँ से हार्मोन्स निकलता है, एक तो कॉर्टिसोल और दूसरा एड्रेनलिन। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो जब आपको बॉडी को फ्लाइट एंड फाइट मोड के तैयार करता है। तो फ्लाइट और फ्लाइट मोड के लिए क्या जरूरी है, आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज से मिलेगी, शुगर से मिलेगी। तो वो अपने शरीर में एनर्जी शुगर को बढ़ाने लगेगा और साथ में उस एनर्जी को जब बढ़ाएगा तो एनर्जी लाने के लिए दूसरे सिस्टम जैसे डाइजेशन है, आपकी इम्यूनिटी है, उस सबको कम करेगा। ये सब कम करेगा तो आपसे बॉडी की थोड़ी शक्ति भी कम होगी इस तरह की, पर वो फाइट के लिए वो तैयार करेगा। इसी तरह जो एड्रेनलिन हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो आपका जो वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन मतलब खून की नसों को टाइट कर देगा। जैसे मसल्स के लिए वो फाइट और फ्लाइट करना है तो मसल्स में ताकत चाहिए, ब्लड ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर वो वेजो कंस्ट्रिक्ट करके जैसे हार्ट की धड़कन बढ़ा देगा, बीपी बढ़ा देगा। तो वो बॉडी में इस तरह के चेंजेस लाएगा जिससे कि आप फ्राइड और फाइट करते हो। तो स्ट्रेस के में एचपी एक्सिस अपन को उस बॉडी के उस सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार करती है। तो फिजिकल स्ट्रेस जरूरी है, होता भी है। फिजिकल स्ट्रेस में केवल क्या होता है कि आपका जैसे कोई आपको सामने शेर दिख गया, जैसे पुराने जमाने जंगल में से अपन पुराने लोग जंगल में रहते थे, वहाँ जंगली जानवर आते थे और उनसे बचने के लिए ये स्ट्रेस मैकेनिज्म जरूरी थी और वो उससे आदमी बचते थे। और आज के ज़माने में भी अगर आप रोड पे जा रहे हैं और आपके सामने अचानक बस देख ली, अगर आपको स्ट्रेस नहीं आएगा और आपका ये नहीं होगा तो आपका जीवन भी नहीं बच सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है। पर आजकल क्या
फिजिकल स्ट्रेस की जगह मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होने लगा है। मेंटल स्ट्रेस में थोड़ा सा भी ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ या किसी ने कुछ बोल दिया, या अब मोस्टली क्या ओवर एक्सपेक्टेशन होता है बहुत सारा, ओवर एंजाइटी। ओवर एंजाइटी का मतलब ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग में क्या, तो आप है ना बार बार कोई चीज़ को सोच रहे हैं, उसके कारण भी स्ट्रेस बन रहा है। और आप है ना जो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं, आप किसी एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ नहीं होती तो आपको स्ट्रेस बनता है। इसी तरह आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हो, फ्यूचर में आप सोचते हैं कि इतना मैं इतना मुझे पैसा चाहिए, इतना ये, उसका स्ट्रेस लेके आप अभी अपनी जीवन को और ख़राब कर रहे हैं। या पास्ट की कोई प्रॉब्लम है उसको आप स्ट्रेस की तरह देख रहे हैं। तो आपको सही में प्रेजेंट में रहना चाहिए। तो प्रेजेंट में रहने से आपका स्ट्रेस कम होगा। दूसरा है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन में क्या होता है, जब आप कंपेयर करते हैं तो आप देखते हैं दूसरा आदमी तो मेरे से इतना हो गया, मैं इतना पीछे रह गया, तो आपको गिल्ट जैसी आती है और आपको उसका नकारात्मक भावना से आपका शरीर खराब होता है। इसलिए कंपैरिजन किसी और से नहीं करिए। कंपैरिजन करना है तो खुद के ही सेल्फ, खुद का कंपैरिजन खुद के कल से करिए कि कल से मैं आज कितना बेहतर हुआ। ठीक है, इससे आपको लगेगा कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, न कि आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। इसलिए कंपैरिजन हमेशा करना है तो खुद से करिए और कल से आज कितना बेहतर हो सकते हैं वो सोचिए। और ऐसे से बचने के लिए कुछ सिंपल तरीके हैं कि स्ट्रेस जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ जाता है तो स्ट्रेस आता है, तो उसके अपोजिट पैरासिम्पैथिक सिस्टम होता है। पैरासिम्पैथिक सिस्टम में जैसे अब क्या कर सकते हो आप, जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपका पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिव होता है और उससे आपको स्ट्रेस कम होता है। इसी तरह वेगस नर्व को स्टिमुलेशन, वेगस नर्व क्या होती है, अपने ब्रेन से पूरी बॉडी को जोड़ने की नर्व होती है, क्रेनियल नर्व होती है, जो कि सभी बॉडी को जीआईटी, रेस्पिरेटरी, हार्ट सबको कंट्रोल में काफ़ी होती है। और वो जब एक्टिव होती है तो आपका पैरासिम्पैथिक एक्टिव होता है और आपको बॉडी काम होता है। इसी तरह आप इन्हें लाफ्टर थेरेपी यूज कर सकते हैं, जो आजकल बहुत सारे गार्डन्स में लोग जाके सुबह लाफ्टिंग ग्राफ्टिंग करते हैं, वो क्लब बनाते हैं। उसमें क्या उससे आपसे सीरोटोनिन और ऑक्सीजन हार्मोन्स निकलते हैं शरीर से, जिससे कि आपका स्ट्रेस कम होता है और खुशी फीलिंग होती है आपको। इस तरह आप छोटे बच्चों के साथ खेलने से भी आपका स्ट्रेस कम होता है। और आप बोलोगे मेरे घर में छोटे बच्चे नहीं है तो आप पड़ोसी को लेके आ जाइए, क्योंकि पड़ोसी इंतजार करते हैं कब मेरा बच्चे को थोड़ा ले जाए और मैं थोड़ा शांति रख सकूं। तो इसलिए वो उनके साथ बच्चों के साथ खेलने से भी आपको रहता है। पेट्स, डॉग है, कैट है, घर में लोग रखते हैं, उससे भी उसके साथ खेलने से भी स्ट्रेस कम होता है। दूसरा कि आप है ना अपने शरीर को इस तरह रखिए, जैसे एक्सरसाइज रेगुलर करिए, आप है ना खाने न्यूट्रिशन खाइए। और बहुत बार जैसे आप कोई गोल मिल जाता है तो रिवार्ड्स मिलता है, जैसे आप कोई काम किया और काम करने के बाद आपको जो उसके रिजल्ट अच्छा मिलता है, तो उससे भी आपको आप रिजल्ट के मिलने से, पॉजिटिव रिजल्ट होने से आपका स्ट्रेस कम होता है, एक रिवार्ड्स होता है। इस तरह आपको जो डाइट पसंद है वो ऐसे नॉर्मली जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, पर जस्ट जो आपका अच्छा आपका जो पसंद का फूड है वो खाने से भी थोड़ा स्ट्रेस कम होता है। और हमेशा न्यूट्रिशनल फूड लेना चाहिए, उससे आपका हेल्थ अच्छी रहती है। स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए। और जर्नलिज्म मतलब कुछ चीज़ें लिखने से भी आपको ब्रेन में स्ट्रेस कम हो जाता है। जैसे आपने और आप किसी फ्रेंड से फ़ोन पे बात की और उससे अच्छा लगा तो वो आप लिख दे, उससे भी आपको स्ट्रेस कम होगा। इस तरह आपको किसी अपनी कोई क्लोज है जो आपका मेच्योर पर्सन है, उससे भी आप डिस्कस करोगे तो आप मेंटल रिलैक्स होंगे और शांति मिलेगी। तो स्ट्रेस अपन को जीवन में कम करना है, किसी से कंपेरिजन नहीं करना, एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रखने, और अपना जो हेल्थ है उस पर प्रॉपर ध्यान देंगे तो स्ट्रेस कम होगा। अब आता है दूसरा इमोशन होता है एंगर। गुस्सा आजकल हर आदमी छोटी छोटी बातों में झगड़ने लगा, और स्ट्रेस के कारण भी बहुत सारी एंगर के कारण बहुत सारे रिलेशन खराब होते हैं। आपके अगर आप झगड़ा करोगे, आप गुस्सा करोगे, तो गुस्से करने से आपको रिलेशनशिप भी खराब होगी, आपका सारी सेहत भी खराब होगी, आप शांति भी आप डिस्टर्ब होगी, और बाद में आपको पछतावा ही रहेगा। इसलिए आपको गुस्सा नहीं करना है। और गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गुस्सा क्या होता है, गुस्से में के समय अपना एक साइकिल जो होता है, एंगर साइकिल, उसमें क्या होता है कोई भी स्टिमुलाई आती है तो उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट में आपकी बॉडी यानी थॉट, नेगेटिव थॉट आती है, और फिर आपका फिजिकल एंड इमोशनल रेस्पॉन्स होते हैं, और फिर आपका सब बिहेवियर ऐसा बन जाता है। इसमें भी एचपी एक्सिस काम करती है। और इसमें एक जैसे कोई स्टिमुलाई होती है, कोई ट्रिगर पॉइंट होता है, वो ट्रिगर को आप समझना कि ये जैसे कभी कभी किसी को आप किसी को देखा और उसको देखते आपके दिमाग में उस गुस्से बन जाता है, तो ट्रिगर पॉइंट को समझ के भी उससे बच सकते हो। कोई प्लेस है, कोई जगह है, कोई पर्सन है, तो इस तरह का कोई चीज़ है जिससे आपको ट्रिगर होता है, वो ट्रिगर से भी बचना है। और दूसरा है गुस्सा एक नेचुरल हर कोई के लाइफ में हो गया है, तो कुछ चीज़ को आपको समझना, आपका नजरिए भी बदलना है। और दूसरा, आप नजरिए बदलने का मतलब होता है कि जैसे आपको किसी को फ़ोन किया और फ़ोन ना उसने नहीं उठाया, तो आप सोचने लगे वो बड़ा हो गया है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरी बात को जवाब नहीं देना चाहता है। उसकी जगह अपना नज़रिया और अपनी कहानी बदलिए कि ये हो सकता है वो आदमी वॉशरूम में हो, वो आदमी कहीं बिजी हो, वो आदमी कहीं उसका फ़ोन साइलेंट में हो। तो आपका नज़रिया बदलेगा, आपकी कहानी बदल जाएगी, तो आपका उसको जो गुस्सा आता है वो शांत हो जाएगा। तो उस तरह का नज़रिया आपको चेंज करिए। कभी कोई आदमी गुस्सा कर रहा है तो हो सकता है वो किसी
कोई मुसीबत में हो या कोई गलती का कभी आप ट्रैफिक में जा रहे हैं और कोई आगे हॉर्न बार बार बजा है तो आपको गुस्सा आता है कि रुक गाड़ी रोक के मैं उससे झगड़ा कर लूँ। लेकिन वो सोचिए, हो सकता है वो जल्दी में हो, उसको कोई इमरजेंसी हो, तो आप उसकी और ट्रैफिक में आप फंस रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, तो उसको मालूम है कि कुछ चीज़ें हालत तो आपके हाथ में नहीं है, तो वो हालत में नहीं है, तो वो आप चीज़ें आपको नेचर में छोड़ दीजिए और उसमें आप उसको चीज़ टाइम को दूसरी जगह यूज कर लीजिए। आप म्यूजिक सुन लीजिए, आप अपने किसी को फ़ोन कर दीजिए, जिससे कि आपका जो स्ट्रेस है, वो गुस्सा है, वो अपना खत्म हो जाएगा। अब गुस्से के लिए दूसरा जो टेक्निक है, एक सबसे बेस्ट नियम है 90 सेकंड का नियम। 90 सेकंड का नियम क्या होता है? 90 सेकंड का नियम होता है कि जब भी आपको गुस्सा है तो 90 सेकंड के लिए आप शांत हो जाइए, पाउश रखिए, चुपचाप हो जाइए। ठीक है? तो साइलेंस, 90 सेकंड साइलेंस में क्या होता है, जब आपके जो सिंपैथिक सिस्टम से जो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन निकलते हैं जो कि फाइट और फ्लाइट के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, वो नॉर्मली 90 सेकंड में डिजोल्व हो जाते हैं। उसके बाद आपका गुस्सा नहीं रहता है। कोई कहता है मुझे तो दूसरे दिन से गुस्सा आता है, तो वो फिर आपका नजरिया आपकी सोच के कारण आ रहा है। पर जो एड्रेनलिन और जो सिंपैथिक सिस्टम के कारण, जो हार्मोन के कारण हुआ था, वो 90 सेकंड में डिजोल्व हो जाता है। इसलिए 90 सेकंड आपको कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल करके फिर भले आपको दूसरी तरीके भी यूज कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीथिंग करेंगे तो उससे भी मेंटल रिलैक्स रहेंगे, पैरासिस सिस्टम एक्टिव होने से जो आपको कामनेस रहेगी, तो वो आप वेगस डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी रहेगा, आपको अपनी बॉडी को शांत करिए। ठीक है? तो 90 सेकंड का नियम फॉलो बहुत अच्छा कीजिए। और एंग्जाइटी की बात है, बहुत बार शुरू में आपने रुक गए झगड़ा से और आपने उस समय आप रिएक्शन नहीं दी। हमेशा आपको कोई भी चीज़ को रिएक्शन नहीं देनी है, रेस्पॉन्ड करना है। आप उसको समझिए और फिर उसके हिसाब से आपको जवाब दीजिए। आजकल बहुत सारा हो गया कि बहुत सारे फैमिली में रिलेशंस खराब होते हैं और रिश्तों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो आपका पूरा जीवन खराब कर सकता है, आपका परिवार पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। तो कैसे? एक तो आप परिवार में जब आपका गुस्सा हो रहा है आपस में, तो उसको कैसे मैनेज करें? जैसे आप है ना, एक तो अपनी भाषा बदलिए। भाषा में ये कि जैसे आपने कोई आपको लेट आया या कोई आपकी बात नहीं मानता, तो आप ऐसा मत बोलिए कि तू हमेशा ऐसा करता है, तू हमेशा गलत सोचता है, तो मेरे साथ हमेशा गलत करता है। इसकी जगह बोलिए कि मुझे ऐसा लगता है, अपनी भाषा में मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप लेट आए से मुझे ये नुकसान। तो उससे क्या होता है कि उसको ये लगता है कि मुझे आरोपित नहीं कर रहे हैं, तो आरोपित नहीं कर रहे तो वो डिफेंसिव मैकेनिज्म में नहीं आएगा और वो आपके उसको लगेगा कि आप उसके साथ अपनी भावना साझा कर रहे हैं। जब आप भावना साझा करते हैं तो वो उसको समझता है और वो कर सकता है, उसको आपको कर दें। दूसरा, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिए। एक्सपेक्टेशन आप ज़्यादा रखिए, जैसे आपने सोचा कि मेरा बेटा हमेशा मेरी बात ही मानना चाहिए, पर अभी आप अगर नहीं मानेगा तो फिर आपको लगेगा कि आपको गुस्सा आएगा। इस जगह आप समझिए कि बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो उसका रास्ता अलग है लेकिन गलत नहीं है, तो आप अपनी उसकी रियलिटी समझ के अपनी आइडेंटिटी चेंज करके आप उससे कंफर्टेबल हो सकते हो। ठीक है? दूसरा है कि कुछ जगह आपको लगता है कि बहस जीत सकते हो आप, लेकिन अपना रिश्ता खराब कर सकते हो, तो आपको बहस नहीं जीतना है, आपका रिश्ता को मेंटेन करना है, तो बहस नहीं जीतना है। ठीक है? और कुछ जगह छोड़ना भी जरूरी होता है, जहाँ पर लगता है कि कोई माफ माफ करना। अब माफ करने का मतलब है कि माफ करने से लगता है कि कोई गलत आदमी उसको भी माफ कर दूं, लेकिन गलत आदमी से मतलब नहीं, माफ करने से आप अपना दिल का बोझ हल्का कर रहे हैं। ठीक है? अब आप अपनी जो स्ट्रेस लेके आप उसको गलत बात को दिमाग सोच सोच के अपना दिमाग को नुकसान कर रहे हैं, तो नहीं। कोई आदमी दूर बैठा है और आप उसके बारे में सोच के अपना गुस्सा बढ़ाए जा रहे हो, जिससे अपने शरीर में हार्मोन्स के कारण बीमारियां बढ़ा रहे हैं। इसकी जगह आप उसको सोचिए कि वो दूर है और उसको डिटेच कर दीजिए अपने से। और कोई आपको बार बार ट्रिगर, ग्रे रॉक एक वर्ड्स बोला जाता है। ग्रे रॉक में क्या होता है कि कोई ऊपर कुछ पानी डाल रहा है, उसको कोई असर नहीं होता। इस तरह आप जैसे आपको कोई स्टिमुलेट कर रहा है, बार बार उसको आपको झगड़े के लिए उत्साहित कर रहा है, और आप है उसको नजरअंदाज कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, या फिर कुछ ऐसे वहाँ करके सेंटेंस बोल के उसको काम को खत्म कर दीजिए। जिससे क्या है, जब उसको कोई मसाला नहीं मिलेगा तो वो सोचेगा कि यहाँ कुछ फायदा नहीं, तो वो दूसरा शिकार ढूंढने लगेगा और आप झगड़े और गुस्से से बच जाएंगे। तो ये दूसरा ये तरीका कि गुस्से की एनर्जी, गुस्सा एक एनर्जी है, क्योंकि जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है तो आपको शरीर में मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन आता लगता है, आपका एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। और अगर ये एनर्जी, इस एनर्जी को आप ट्रांसफर कर देंगे, इसको होता है सब्लिमिनेशन। सब्लिमिनेशन में क्या होता है, आप एनर्जी को नेगेटिव की जगह क्रिएटिव में एनर्जी यूज करते हैं। गुस्सा एक आग है, उसको अगर सही जगह यूज करेंगे तो वो आपका कंस्ट्रक्टिव कर्म में भी काम कर सकते हैं। जैसे आपको गुस्सा आया तो आपने एक्सरसाइज कर ली, आप जिम चले गए। आप कोई बहुत सारे क्रिकेटर होते हैं, जब उनको हर्ट करते हैं किसी तरह, उनको अपमानित करते हैं, तो वो जब नहीं खेल पाते प्रॉपर, तो वो सोचते हैं कि नहीं, अगली बार मैं इतनी मेहनत करूंगा कि इससे मैं अपनी रिजल्ट से उनको करेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं ना, अपनी उसके रिजल्ट से उसका जवाब देते हैं, तो उसमें आपको गुस्सा भी नहीं कर रहे और आप उसको अपना जो अपनी इच्छा है कि उसको सही जवाब दे, तो वो दे पाते हैं। इसलिए आपको जो एनर्जी है उसको क्रिएटिव में करनी है। बहुत सारे पेंटर और बहुत सारे जो दुख की सीन होते हैं, उसको उसकी अच्छी सी पेंटिंग बनाते हैं, वो गुस्से को अपने उसको डाइवर्ट करके क्रिएटिव में यूज करते हैं।
तो और दूसरा अपने शारीरिक हेल्थ को भी अच्छा करिए, जैसे कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर आप प्रॉपर नींद लेंगे, नींद को लाइटली नहीं लेना। नींद पे हमारा एक दूसरा एक और पूरा लेक्चर है कि नींद है ना अपना हीलिंग प्रोसेस है, इसलिए आपको 7-8 घंटे प्रॉपर लेंगे। अगर प्रॉपर नींद नहीं ली तो आपको चिड़चिड़े बनेंगे और गुस्सा बनेंगे, इसलिए प्रॉपर नींद लीजिए, डाइट प्रॉपर लीजिए, न्यूट्रिशनल डाइट लीजिए और सकारात्मक जंक फूड अवॉइड कीजिए, और आपको इससे हेल्थी रहेंगे तो आपको दूसरा चिड़चिड़ा बना और आप सोचने की ताकत भी बढ़ेगी। धन्यवाद, आप सबने मेरा ये लेक्चर सुना। आशा करता हूँ आपका जीवन सुखमय रहे। धन्यवाद।